चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। तो भटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। उरी हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। ये दिल की मशाले जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा। हेलो 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 हेलो। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Aye, sir. How's the Josh? Aye, sir. जय हिंद। मैं लड़ जाना। हेलो 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 हेलो। मैं लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया ही होना चाहिए। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों? गुड इवनिंग प्रीतीश, गुड इवनिंग चांदनी, साक्षी, रोशनी, सक्षम, भीमा शंकर, उसके बाद पुंद्रिक, मधु, प्रखर। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया एकदम, मस्त मौज बहार। चलो जी, बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, अब टाइम वेस्ट ना को करती और अपना रिवीजन स्टार्ट करती। लास्ट क्लास में हमने सैलरी की रिवीजन अपनी स्टार्ट की हुई थी और सैलरी में आई थिंक अलाउंसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना? आई थिंक हमने 7 अलाउंस कंप्लीट कर लिए थे। 7 अलाउंस हो गए, 6 अलाउंस हो गए। HRA वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपको मैंने कहा था एक होमवर्क मैंने नहीं दिया था। मैंने कहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे आज की क्लास के एंड में। ठीक है जी? आपने मेरे को बस याद करवा देना है कि आज आपने मेरे को होमवर्क देना है। सर जीएसटी हम कब स्टार्ट करेंगे? जीएसटी स्टार्ट करेंगे 15 मार्च के अराउंड। ठीक है जी? हम जीएसटी अप्रोक्सीमेट 15 मार्च से अपना जीएसटी स्टार्ट कर देंगे। 15 मार्च तक हम कोशिश करेंगे इनकम टैक्स को हम कंटिन्यू करके चलेंगे जी। ठीक है जी? चलो निखिल, मैं एक बार प्लेलिस्ट बोल दूंगा, प्लेलिस्ट आपकी अपडेट कर देंगे जी। ठीक है जी? ओके जी, डन। चलो इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में अलाउंसेस हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज वाली क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने एक बार फटाफट से देखने हैं। ठीक है? और फिर एक हमें क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से हमें सोल्व करके आना है, ये आप मुझे करके दिखाओगे बट क्लास के एंड में। ठीक है जी? चलो इधर देखो ध्यान से। अब सैलरी में ना अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट कंप्लीट कर लिया। एक तो सेक्शन नंबर 15 सैलरी का, वो हम रिवाइज कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 16 डिडक्शन फ्रॉम सैलरी वाला, ये हम कम कर चुके हैं। और सेक्शन नंबर 10 में अलाउंसेस वाली कैटेगरी, आई थिंक ये भी हम एक बार यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है ना?
अब यहाँ पे सर टेस्ट के आंसर मैं आपको बता दूंगा जी। अरे टेस्ट सबने कर लिया? रेगुलर बैच वाले बच्चे मेरे को बताओ, टेस्ट सबने कर लिया? एक आपको मैंने टेस्ट भेजा था, क्या वो टेस्ट के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं? टेस्ट के आंसर मैं 1-2 दिन के अंदर आपको डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही। बट ये बताओ सबने टेस्ट कंप्लीट किया नहीं कंप्लीट किया? जल्दी बताओ फटाफट से जी। रेगुलर बैच वाले बच्चे क्या टेस्ट कंप्लीट कर लिया है आपने? आपके मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था जी, कर लिया है? चलो ठीक है। जिन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कंप्लीट कर लेना। उसके अंदर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने डाले हैं, अगर वो क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो रहे हैं तो आपके एग्जाम में इस बार वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो ठीक है ना। तो सबने वो टेस्ट कंप्लीट करना है, आपके टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो जी। अगर नहीं कंप्लीट किया तो उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, बस ये पर ध्यान दो ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, आज हमें स्टार्ट करना है जी रिटायरमेंट बेनिफिट। अब रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर कौन कौन से बेनिफिट निकल के आ रहे हैं? एक तो हमारा बेनिफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है ग्रेचुटी, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। एक सेकंड फिर यहाँ पे बेनिफिट निकल के आता है पेंशन, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है लीव इनकैशमेंट, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक पॉइंट निकल के आता है वीआरएस, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है प्रोविडेंट फंड, ये सारा तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बट कोशिश करेंगे इसका कुछ पोर्शन अगर आज हम स्टार्ट कर पाए तो पीएफ हमारा लास्ट बेनिफिट निकल के आता है। अब एक बार फटाफट से ग्रेचुटी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। याद करो ग्रेचुटी वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देता है तो ग्रेचुटी कब मिलती है? वैसे आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो पहला पॉइंट तो निकल लिखा है कि अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है ड्यूरिंग जॉब, इट मीन अगर वो ड्यूरिंग जॉब मिल रही है तो फुली टैक्सेबल है। सबसे मेन पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है। इट मीन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आ गया अगर वो एम्प्लॉय अभी वर्किंग है, अगर एम्प्लॉय वर्किंग है और इन द मिडल ऑफ ईयर वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो सारी की सारी ग्रेचुटी उसकी सैलरी में ऐड करनी पड़ेगी, वेदर गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो ये मैटर नहीं करता। ड्यूरिंग जॉब मिलने वाली ग्रेचुटी जो है फुली टैक्सेबल है, पहली बात तो ये। फिर अगर ग्रेचुटी आपको मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, मतलब आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रही है या आपको डेथ के बाद मिल रही है, डेथ के टाइम पर मिल रही है, उस केस में क्या होगा? तो दो केस होंगे। या तो गवर्नमेंट ये बात कह रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उस केस में सारी की सारी ग्रेचुटी फुली एग्जम्प्ट है जी। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन कवर होगा? देखो रिसीव अंडर द पेंशन कोड और रेगुलेशन एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ डिफेंस, उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉय एटसेट्रा, इवन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो गवर्नमेंट ने बोला वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। फिर अगर वो अदर एम्प्लॉय को मिल रही है, इट मींस अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, दो केस होंगे, या तो वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होंगे या वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होंगे। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होंगे या कवर नहीं होंगे, इन दोनों में एक लाइन तो सेम है। कौन से वाली लाइन सेम है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। याद करो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी इनमें से कम होगा उतने की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्ड। अब किसमें से लीस्ट निकल कर आएगा? पहला यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअल, जितनी ग्रेचुटी मिली या तो वो। फिर दूसरा गवर्नमेंट बोलेगी 20 लाख रुपए, और तीसरा मैंने कहा था हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रोन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट 13। हाफ मंथ का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है, हाफ मंथ का मतलब 15/26 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? जो हमारी लास्ट ड्रोन सैलरी होगी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितने भी साल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होंगे और पार्ट का मतलब क्या है कि अगर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है उसको हम पूरा साल काउंट करेंगे। इनमें से अगर मान लो 20 साल 6 महीने 2 दिन है 21 ईयर काउंट करेंगे, 20 साल 7 महीने है 21 ईयर काउंट करेंगे, मतलब और पार्ट देयर ऑफ को हम कंप्लीट 1 ईयर काउंट करके चलेंगे, बस ये पर ध्यान देना। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या निकल के आ रहा है? सैलरी का मतलब निकल के आ रहा है बेसिक प्लस में डीए, और डीए हमें टोटल वाला यहाँ पर लेना है, हमें उटोए वाला नहीं लेना, बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा कह रहा हूं आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ग्रेचुटी वाला, तो बहुत ध्यान से चेक करना। अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो एक्चुअल कितना आएगा? पहले आएगा एक्चुअल, फिर यहां पर 20 लाख रुपए आएगा। तीसरा हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ का मतलब 15/26 मल्टीप्लाई किससे करोगे? लास्ट ड्रोन सैलरी, और मल्टीप्लाई किससे? कितने ईयर से करोगे? जितने साल भी कंप्लीट हो चुके हैं और पार्ट देयर ऑफ, उससे मल्टीप्लाई करके तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 यहां पे निकल के आ जाएगा। फिर अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता जी, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या निकल के आएगा? पहला क्या आएगा? एक्चुअल, दूसरा क्या आएगा? 20 लाख रुपए, और तीसरा यहां पे क्या निकल के आएगा? 15/30 हाफ मंथ सैलरी, मतलब 15/30 मल्टीप्लाई
सोच के बोला, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ की जो भी आपकी लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने साल भी आपने कंप्लीट किया होगा वो यहां पर हमारे निकल के आ जाएंगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। एक बार दोबारा बोलूंगा, पहला क्या आएगा एक्चुअल, दूसरा क्या आएगा 20 लाख रुपए, और तीसरा क्या निकल के आएगा हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है, सॉरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, फिर और ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसके बेस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। अच्छा, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे सैलरी का मतलब निकल के आ रहा है बेसिक सैलरी प्लस में डीए हमें कौन सा लेना होता है, यहाँ पे उटोए वाला हमें डीए लेना है, उटोए वाला मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हमें डीए लेना है, प्लस में यहाँ पे हमें कमीशन भी लेनी है। कमीशन कौन से वाली लेनी है, कमीशन लेनी है परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, जो कमीशन दी होगी परसेंटेज वाली और जो टर्नओवर साथ में दी होगी वो वाली कमीशन हमें लेकर चलनी है। फिक्स कमीशन हमारे किसी भी काम की नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। इस तरह से हम ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करेंगे। और फिर ग्रेचुटी वाले केस में ना 3-4 पॉइंट हमने और भी किए थे। पहला पॉइंट, अगर तुम्हें ग्रेचुटी मिल रही है ड्यूरिंग जॉब तो फुली टैक्सेबल है। दूसरा था, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट यह था कि अगर एक एम्प्लॉई मोर देन वन एम्प्लॉयर के यहां से मतलब रिटायरमेंट ले रहा है सेम ईयर में, तो दोनों एम्प्लॉयर को मिलाकर 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, उसके ऊपर की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर तीसरा केस ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय एक्स कंपनी में काम कर रहा है, फिर वही एम्प्लॉय वाई कंपनी में काम कर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली पहले एक्स कंपनी में और वहां पर मान लो 8 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो गए, तो बाद में वाई कंपनी में रिटायरमेंट लेगा तो 20 लाख रुपए की लिमिट नहीं होगी, 20 में से 8 लाख माइनस कर देंगे, 12 लाख रुपए की जो बैलेंस लिमिट होगी वो यहां पर एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें हमें यहां पे कंप्लीट करनी है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि टोटल 20 लाख से ऊपर की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो डेथ के टाइम पर ग्रेचुटी मिल रही है तो एग्जम्पशन उसकी फैमिली वालों को मतलब विडो या उसके बच्चों को भी मिलेगी, सेम ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है फुली टैक्सेबल है, डेथ के टाइम पर भी एग्जम्पशन एप्लीकेबल करेंगे अगर उसके घर वालों को ग्रेचुटी मिलती है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लॉक कर सकता हूं नहीं। चलो एक बार दोबारा से बोल दूं, एक बार सारे बच्चे फटाफट से बोलो। ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिल रही है, ड्यूरिंग जो मिल रही है फुली टैक्सेबल है, रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, डेथ के टाइम पर मिल रही है, 2 केस हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाले केस में एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में 2 केस, या तुम ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो या तुम कवर नहीं हो। कवर हो या नहीं हो एक लाइन सेम है, कौन सी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। अब लीस्ट किस में से, पहला उस वाले, अगर तुम ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो तो पहला क्या आएगा एक्चुअल, दूसरा 20 लाख, तीसरा 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रोन सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस में डीए, टोटल वाला, उटोए वाला हमें यहां पे नहीं लेना, कमीशन भी यहां पे नहीं लेना। फिर अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो बेसिक, सॉरी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या आएगा एक्चुअल, दूसरा 20 लाख, तीसरा 15/30 मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, यहां पे नहीं है कंप्लीट ईयर से कैलकुलेशन करेंगे। सैलरी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, बेसिक सैलरी प्लस में डीए हम कौन सा लेके चलेंगे यहाँ पे, उटोए वाला, प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, इसको हम लेके चलेंगे, उस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। फिर टोटल लिमिट जो मिलेगी वो 20 लाख तक मिलेगी, 20 लाख से ऊपर की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे तुम जितने भी एम्प्लॉयर के यहां पर काम कर लो 20 लाख की लिमिट मिलेगी। ये सारी बातें हमने ग्रेचुटी वाले केस में डिस्कस की है, ठीक है। चलो फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल गया था पेंशन। अब पेंशन वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जी। पेंशन में ना आपके 2 केस आते हैं। पहली बात, पेंशन में 2 केस कौन कौन से निकल के आते हैं, या तो पेंशन तुम्हारी होगी अनकम्यूट पेंशन या पेंशन तुम्हारी होगी कम्यूट पेंशन। अब अनकम्यूट का मतलब मैंने पहले भी कहा था, अनकम्यूट का मतलब क्या होता है, जो पीरियोडिकल बेस पर मिलती है, फॉर एग्जांपल मंथली बेस पर मिल रही है, क्वार्टरली बेस पर मिल रही है, हाफ ईयरली बेस पर मिल रही है, वो आपकी अनकम्यूट है। तो गवर्नमेंट का जो भी पेंशन तुम्हारी अनकम्यूट पेंशन है ना, ये फुली टैक्सेबल है। मतलब फुली टैक्सेबल मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों एम्प्लॉय के हाथ में ये पेंशन फुली टैक्सेबल होगी, सिंगल पैसे की भी एग्जम्पशन तुम्हें मिलेगी नहीं अनकम्यूट वाले केस में। फिर अगर वो एम्प्लॉय अगर पेंशन वो कम्यूट है, 2 केस होंगे, या तो वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट होगा या वो नॉन गवर्नमेंट होगा। अब अगर वो गवर्नमेंट है अगेन फुली एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी पेंशन का टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट होगा तो फिर 2 केस होंगे, या तो साथ में ग्रेचुटी मिल रही होगी या साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही होगी। अब अगर ग्रेचुटी मिल रही है, याद करो मैंने क्लास में कैसे याद करवाया था, अगर ग्रेचुटी मिल रही है फिर तो वो अमीर बन गया, और अगर वो ग्रेचुटी नहीं मिल रही फिर वो क्या बन गया, वो गरीब बन गया। अब अगर ग्रेचुटी मिल रही है उस केस में एग्जम्प्ट क्या होगा, 1/3 एग्जम्प्ट होगा, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही फिर वो गरीब हो गया तो एग्जम्प्ट कितना होगा, 1/2 एग्जम्प्ट होगा। अब 1/3 और 1/2 एग्जम्प्ट होगा किसका, ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन।
मतलब जितनी पेंशन आपने कम्यूट कराई उसका 1/3, उसका 1/2 नहीं कह रहे। गवर्नमेंट कह रही जो पेंशन तुमने कम्यूट कराई है, अगर वो तुम 100% कम्यूट करवाते तब तुम्हें कितना मिलता, अगर वो तुम 100% कम्यूट करवाते तब तुम्हें कितना मिलता, उस पेंशन का 1/3 1/2। इट मीन्स अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने 60% कम्यूट कराई या 40% कराई या आपने 70% कराई, तो 70% करवाकर तुम्हें 4 लाख मिले तो तुम क्या करोगे भाई साहब, ये करेंगे 4 लाख मिले, अगर 70% कराकर अगर मैं 100% करवाता तो मुझे कितने मिलते, उसका 1/3 उसका 1/2 जो निकल कर आएगा वो एग्जाम्पशन की बात चल रही है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जितनी भी पेंशन आपने कम्यूट कराई है, जितनी पेंशन भी आपने कम्यूट कराई है उसको परसेंटेज से डिवाइड करके पहले 100% पर लेके जाओ, फिर 1/3 और 1/2 उसके बेस पे तुम यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। ये बात यहाँ पे आपकी निकल के आ रही है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आती हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का पक्का क्या इस बात को लोग कर सकते हैं? चलो जी, अब देखो अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? अब अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे सैलरी का मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई सैलरी का मतलब नहीं है कि बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला, वो पॉइंट यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा। बस मेन ध्यान देना है कि कम्यूट पेंशन वाले केस में तुम गलती नहीं करके आओगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कम्यूट पेंशन वाले केस में गलती नहीं होनी चाहिए, जितनी पेंशन कम्यूट कराई उसको पहले 100% पे लेके जाओ, फिर 1/3 1/2 निकालो, वो एग्जाम करो, जो पेंशन मिली है उसमें से माइनस करके बैलेंस पेंशन तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल निकल कर आ जाएगी। ये पेंशन वाले केस में ट्रीटमेंट है। डन, लॉक कर दें इसको जी, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? लीव इन कैशमेंट। अब लीव इन कैशमेंट वाले केस के अंदर भी 2 केस निकल के आते हैं। एक तो वही अगर ड्यूरिंग जॉब मिलेगा तो फुली टैक्सेबल है, अगर लीव इन कैशमेंट रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो भाई गवर्नमेंट है तो फिर फुली एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। अब लीव इन कैशमेंट में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट क्या आएगा? पहला, जितनी भी तुम्हें लीव सैलरी मिल रही है तो वो। दूसरा, अब यहाँ पे लिमिट कितनी हो चुकी है? 25 लाख रुपए की। तीसरा यहां पर क्या निकल के आ रहा है? 10 मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। भाई 10 मंथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या निकल के आ रहा है? जितनी भी आपकी अर्न लीव बनती हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। मैं दोबारा बोल दूंगा, आपका यहां पे क्या निकल के आ रहा है? लीव सैलरी जितनी मिली 25 लाख रुपए, फिर 10 मंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से, फिर जितनी भी आपकी अर्न लीव बन रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। अब ये अर्न लीव कैसे मिलती हैं? याद आ रहा है कुछ आपको? अर्न लीव कैसे मिलती हैं? हेलो भाई साहब, ओए ओ क्या बैठने के लिए आए हो क्या? भाई साहब एक बच्चा भी चैट नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है पागलों की तरह मैं ही बोल रहा हूँ और आप बस कुछ नहीं कर रहे। आपको पार्टिसिपेट करना है, साथ साथ आपको लिखना है, कोशिश करो थोड़ा सा बोलने की, या घर बैठे बैठे बोल रहे हो तभी फायदा होगा। रिवीजन मेरी नहीं हो रही, रिवीजन तुम्हारी होनी है ये वाली, समझो ध्यान से मेरी बात। बताओ ये कैसे निकलता था? यहाँ पे हम क्या बोलते थे कि लीव अलाउड कितनी हो रही है, भाई टोटल छुट्टियां कितनी मिली है पहले तो वो लिखो। यहाँ पे लीव अलाउड हम लिखते थे, लीव अलाउड में से फिर लीव टेकन हम माइनस कर देते थे, तो फिर बैलेंस जो लीव निकल के आती थी उसको डिवाइड बाय हम 30 कर देते थे, फिर मंथ में जो निकल के आता था वो वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो सिंपल सी बात मेरे बच्चे निकल के आ रही है कि यहाँ पे जितनी छुट्टियां मिली हैं माइनस में लीव टेकन, जितनी छुट्टियां मिली है माइनस में लीव टेकन, ठीक है जी। जितनी छुट्टियां मिली है माइनस में लीव टेकन, फिर डेज में आ गया, डिवाइड बाय 30 करोगे, मंथ में कन्वर्ट हो गया, इसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट ये निकल के आ रहा है। स्पेशल पॉइंट क्या निकल के आ रहा था कि भाई साहब आपकी जो सैलरी है, सैलरी का मतलब क्या निकल के आता है? बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, उसके बेस पर हमें कैलकुलेशन करनी है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात और सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है एक साल में 45 छुट्टियां अलाउड हैं तो 45 के बेस पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 30 के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। 30 से ऊपर छुट्टियां अलाउड नहीं हो सकती। अगर वो कह रहा है कि तुम्हें पूरे साल में छुट्टियां मिली हैं 25, तो फिर हम कैलकुलेशन 25 के बेस पे करेंगे, फिर हम 30 के बेस पे नहीं करेंगे। मतलब 30 और जितने भी डेज गिवन होंगे विच एवर इज लेस, उसके बेस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। ये लिव इन कैशमेंट वाले केस में ध्यान देना, बस ये पर ध्यान दो। और सेम अगर 2 एम्प्लॉयर से मिल रही है तो हाईएस्ट मींस 25 लाख की होगी, 25 लाख रुपए से ऊपर का लिव इन कैशमेंट का बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, ये तो बेकार है, एग्जाम में किसी भी काम का नहीं है, यू कैन स्किप कर सकते हो। एक्चुअल और यहाँ पे फिर 5 लाख और एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ना लेटेस्ट में भी ये लिमिट चल रही है, बट अगर क्वेश्चन बनेगा ये लिमिट आपको वैसे दी होगी। आपको मैंने पहले भी कहा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट ऑलवेज दी होती है। अभी एट प्रेजेंट जो लिमिट चल रही है देखो 15 डेज एवरेज पे, मतलब 15/30 मल्टीप्लाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस, मतलब 15/30
30, ठीक है। हमें फिर यहाँ पे लास्ट ऑन सैलरी जो होती है मल्टीप्लाई कितने भी साल कंप्लीट है, अभी लेटेस्ट में ये चल रहा है, अभी लेटेस्ट में ये चल रहा है। बट अगर बाय चांस भूले चुके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये पॉइंट नॉर्मली हमें दिया होगा जी, ठीक है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, एग्जाम में 0% चांस है इसमें से क्वेश्चन बनने का जी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है, वीआरएस। अब वीआरएस के अंदर से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। वीआरएस वाले केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्ड। अब वीआरएस वाले केस में क्या होता है, पहला तो वही एक्चुअल कितना मिला, दूसरा 5 लाख रुपए निकल के आता है, तीसरा फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, तीसरा जितने साल भी आपके रिमेनिंग बचे हैं, जितने साल भी रिमेनिंग बचे हैं मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी। रिमेनिंग बचे 6 साल, 6 साल की सैलरी, 8 साल, 8 साल की सैलरी, 10 साल, 10 साल की सैलरी, 20 साल, 20 साल की सैलरी, तो उत्तर को उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर अगले पॉइंट में कहता है जितने भी साल कंप्लीट हो गए मल्टीप्लाई 3 मंथ और मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी। जितने भी साल तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने साल 20 साल कंप्लीट हो गए 20 साल लिख लो, 25 हो गए 25 हो गए, 30 हो गए 30 हो गए, जितने भी साल कंप्लीट हो गए मल्टीप्लाई करोगे 3 महीने से, और जो भी लास्ट ऑन सैलरी होगी वो यहां पर आएगी। और लास्ट ऑन सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, उसके बेस पर तुमने यहाँ पे वीआरएस वाली कैलकुलेशन करनी है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब मैं तुम्हें एक पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर आऊंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम मुझे करके दिखाओगे क्वेश्चन। अभी लिखो क्वेश्चन, लिखो जी, सारे के सारे बच्चे यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन आपने मुझे अभी करके दिखाना है, अभी के अभी, ठीक है। और कोशिश करना सही करना, कोशिश करना सही करना, ये बात ध्यान देना कि कोशिश करना सही करना। लिखो नहीं यहां पर, मिस्टर वीजी is working in Tata Limited. Mr. VG is working in Tata Limited. He joined Tata Limited on 1st मान लो जनवरी 2018 with 24,000 per month salary, 24,000 per month salary. At that time salary grade was 20,000, 2,000, 26,000, 500, 30,000, ठीक है नी। He received the following sum from his employer. पहला, उसको डीए मिल रहा है 8,000 पर मंथ, 25% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कमीशन 1.5% पर एनम, टर्नओवर है ₹12 लाख रुपए, बोनस है 1,000 पर मंथ, ठीक है जी। आउट स्टेशन अलाउंस ये है 7,000 पर मंथ, टिफिन अलाउंस 150 पर मंथ। अच्छा, आउट स्टेशन अलाउंस अमाउंट स्पेंट है 6,000 पर मंथ, टिफिन अलाउंस में अमाउंट स्पेंट है 120 पर मंथ,
ठीक है जी। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस 180 पर मंथ और अमाउंट स्पेंट है 120 पर मंथ। और यहाँ पे HRA रिसीव्ड 11,000 पर मंथ, रेंट पेड है 9,000 पर मंथ। ग्रेचुटी रिसीव्ड 15,000 पर एनम। ठीक है जी। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 पर एनम। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। उसकी आपको टैक्सेबल सैलरी निकालनी है असेसमेंट ईयर 24-25 की। असेसमेंट ईयर 24-25 की टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, ये तो आपने अभी करना है। एक मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, जो आपने घर से करके आना है। लिखो यहाँ पे, एक मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ जो आपने घर से करके आना है आज। लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स retired on 1st November 2023. Mr. X retired on 1st November 2023 and Mr. after ऑप्शनल स्कीम से, ये करना है ऑप्शनल स्कीम से। ऑप्शनल स्कीम, Mr. X retired on 1st November 2023 after 30 year 11 month of service. He received the 8,000 per month as pension, and on 1st Feb 24 he commute his 75% of his pension and received rupees 3 लाख रुपए। रिसीव रुपीज 3 लाख रुपए। ठीक है। विद पेंशन ही received the following retirement benefit on retirement। रिटायरमेंट पर उसको और बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्रेचुटी 12 लाख रुपए। लीव इनकैशमेंट मिल रहा है जी 8 लाख रुपए। लीव इनकैशमेंट मिल रहा है 8 लाख रुपए। ठीक है। अदर डिटेल एज फॉलोस। बेसिक
सैलरी 25,000 पर मंथ, दिए 4,000 पर मंथ, 50% फॉर उटोए। ठीक है जी। और ये सैलरी के ब्रैकेट में लिखा है ₹5,000 रुपीड 5,000 was increased with effect from 1 अप्रैल 23। ठीक है जी। 1 अप्रैल 23 से आपकी 5,000 सैलरी बढ़ गई थी। कमीशन 500 रुपये पर मंथ। कमीशन कितनी है? 500 रुपये पर मंथ। और लीव अलाउड 30 days in a year। लीव टेकन 720 days। 720 days। रिमेनिंग ईयर्स 7 साल उसके अभी बचे थे। जब उसने रिटायरमेंट ली तो उसके अभी 7 साल यहाँ पे बचे थे। डन। ही ऑल्सो रिसीव्ड, चलो छोड़ो, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉई नोट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। डिटरमाइन टैक्सेबल पेंशन, ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट एंड हिज टैक्सेबल सैलरी। ये चलो छोड़ो, बस इतना ही निकाल दो, बहुत है। ठीक है जी, बस ये 3 पॉइंट आपको निकाल के आने हैं जी। पेंशन, ग्रेचुटी, ठीक है, पेंशन, ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट, ये तीनों आपने इसके अंदर निकालने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है। ऑप्शनल स्कीम से दोनों क्वेश्चन करने हैं। ऑप्शनल स्कीम मतलब रेगुलर स्कीम से क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपको अभी करना है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ जी। ये वाला अभी करना है आपने, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन आपने अभी करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने होमवर्क है जी। आप अपना करो, मैं यहाँ पे इसकी लिखना स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू नीरज, थैंक यू।
देख देख के मत करना, कहीं प्रोविजन देख देख के कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा उसका। मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रोविजन देख देख के मत करना, अपना नुकसान कर दोगे। जिसका हो जाएगा आंसर चैट बॉक्स में लिख देना जी। ऑप्शनल ऑप्शनल स्कीम सोल्व करना है, ऑप्शनल ऑप्शनल स्कीम से आपको सोल्व करना है। हो गया।
आधे बच्चे तो गायब ही हो गए। बच्चा कह रहा है सर कौन करेगा क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन सोल्व कौन करेगा का बस सर। थ्योरी थ्योरी करा दो, प्रोविजन प्रोविजन करा दो, बस क्वेश्चन तो छोड़ो। जो भी आंसर आ रहा है वो निकाल के बताओ जी। जो भी आंसर आ रहा है वो निकाल के बताओ फटाफट से। जो भी आंसर निकल के आ रहा है मेरे को बताओ, जो भी आंसर आ रहा है आपका जी। धर्मिष्ठा प्रजापति कैसे थोड़े पहले नहीं लेनी, आज एक्चुअली संडे था, तो संडे था तो मेरे को थोड़ी सी आज जल्दी ले लेता हूँ। कल तो वही 9 बजे ही होगी। छोड़ो यार, तुम्हारे में अगर बैठा रह गया ना तो ये क्वेश्चन तो भाई साहब मेरे को लग रहा है कल तक भी सोल्व नहीं होगा। इधर देखो ध्यान से नालायकों, पहले तो ये बताओ उसकी ज्वाइनिंग कब है। यहाँ पे ज्वाइनिंग है 1/1/18 को, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, 1/1/18, 1/1/19, 1/1/20, 1/1/21, 1/1/22, 1/1/23, 1/1/24, ठीक है। यहाँ पे 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 21, 22, 23, सॉरी यहाँ 19 आएगा, सॉरी यहाँ पे तो 18 ही आएगा ना। यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, 20, 21, 22, यहाँ पे 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24, ठीक है जी। अब यहाँ पे सैलरी कितनी है, यहाँ 20,000 है, यहाँ 2,000 उसने ज्वाइनिंग सैलरी 24 है ना, तो स्टार्टिंग करेंगे 24 से, 24। फिर यहाँ पे उसके बाद कितनी हो गई सैलरी, 26,000, फिर 26,500, फिर 27,000, फिर 27,500, फिर 28,000, फिर 28,500। अब यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अप्रैल 1 अप्रैल 23 यहाँ पे आ रहा है, तो अप्रैल से दिसंबर तक तो कितने महीने आ रहे हैं ये वाले, 9 महीने, और ये 3 महीने आ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अब बताओ इसमें क्या निकल के आ रहा है जी, 28,000 मल्टीप्लाई 9, 2,52,000, 28,500 मल्टीप्लाई 3 प्लस में ये 3,37,500 रुपये आ रही है सैलरी, ठीक है जी। अब 3,37,500 रुपये की मेरी बेसिक सैलरी यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे डीए देखो, डीए कितना है, यहाँ पे डीए कितना दिया हुआ है 8,000, तो हमें डीए तो पूरा ही लेना है अभी ग्रोस सैलरी के टाइम पर, तो 96,000 का डीए हो गया, 8,000 मल्टीप्लाई 12। कमीशन 1.5% है, तो 12 लाख रुपए का 1.5% अगर आप निकालोगे 18,000 रुपये कमीशन आ गई। बोनस 1,000 पर मंथ है, तो 12,000 रुपये बोनस आ गया, यही है ना, हाँ। अब आउटस्टेशन 7,000 है, तो इसका क्या करते हैं, इसका हम ये करते हैं 7,000, अगर हम करते हैं तो 7,000 जो हमारा निकल के आ रहा है 7,000 पर मंथ है, तो जितना मिला उसका 70%, 7,000 का 70% और 10,000 लेस क्या बन गया 4,900, ये एग्जाम्प्ट हो गया, तो 7,000 में से 4,900 माइनस हो गया, ठीक है। तो 7,000 में से 4,900 माइनस हो गया, तो 2,100 मल्टीप्लाई 12, तो 25,200 रुपये आपका आउट स्टेशन ये निकल के आ गया। मैं दोबारा बोलूँगा कैसे, 7,000 है, जितना मिला उसका 70% और 10,000 लेस बनेगा 4900, तो 7,000 में से 4900 माइनस कर दोगे 2,100 मल्टीप्लाई 12, तो ये आंसर निकल के आ गया।
टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल। टिफिन कितना है? टिफिन अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है 150 रुपये। तो 150 मल्टीप्लाई 12, 1800 रुपये ये टैक्सेबल हो गया। कन्वेंस अलाउंस विच एवर इज लेस वाला एग्जम्प्ट है। अब लेस कितना आ रहा है कन्वेंस में जी? कन्वेंस में 180, 120 तो 60 रुपये। 60 रुपये तो मल्टीप्लाई 12, 720 रुपये कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल हो गया। HRA अभी निकाल लेते हैं। अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग जॉब मिल रही है तो फुली टैक्सेबल है। तो ये ड्यूरिंग जॉब मिल रही है, अभी तो वर्किंग है ना, रिटायरमेंट तो हुई नहीं, तो 15 के 15,000 पे तुम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना है? 2000 है मेरे ख्याल से, 2000 उसने बोला है प्रोफेशनल टैक्स, तो पेड है। कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो 2000 ही ऐड कर देंगे, 2000 ही माइनस कर देंगे। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 पर मंथ है, 12 का 12,000 इसमें जोड़ दो। अब रह गया HRA। अब HRA निकाल लेते हैं। एक्चुअल में HRA मिला कितना है जी? एक्चुअल में HRA तुम्हें यहाँ पर मिला कितना है? एक्चुअल में HRA जो मिला है वो 11,000 मिला है जी। अब 11,000 अगर एक्चुअल में HRA मुझे मिला है तो 11,000 मल्टीप्लाई 12 तो 1,32,000 मुझे HRA मिला। रेंट पेड है कितना? रेंट पेड जो उसने दिया है यहाँ पे निकल के आ रहा है, रेंट पेड है 9,000। तो 9,000 अगर रेंट पे है तो 9,000 मल्टीप्लाई 12 आ गया 1,08,000। माइनस में 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी बेसिक सैलरी 3,37,500। DA उटोए वाला, उटोए वाला कितना परसेंट है जी? उटोए वाला DA जो है उसने बोला है इसका 25% है, तो 96,000 रुपये का 25% DA उटोए वाला आ गया 24,000 रुपये। कमीशन पूरी की पूरी टर्नओवर वाली है तो ये 3,37,500 प्लस में 18,000, ये हो गया 3,79,500। इसका 10% ऑफ सैलरी, तो इसका अगर 10% निकालूंगा तो 37,950 रुपये आ जाएगा। अब 37,950 रुपये इसमें से माइनस कर दोगे तुम, ठीक है, तो 1,08,000 में से माइनस कर दोगे तो 7,00,50। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी, वो तो ज़्यादा ही आएगा। अगर आप 3 लाख का 40 निकालोगे 1 लाख समथिंग कुछ आएगा, तो एग्जम्पशन इसकी मिलेगी। तो 1,32 में से ये माइनस कर दोगे तुम, टैक्सेबल आ गया 61,950, ये टैक्सेबल निकल के आ गया जी, ठीक है जी। अब तुम एक बार चेक करो, अब यहाँ पे ग्रोस सैलरी कितनी आ रही है भाई। अब ग्रोस सैलरी 3,37,500 प्लस में 96,000 प्लस में 18,000, ठीक है, प्लस में 12,000 प्लस में 25,200, 1,800, 720 रुपये 61,950, ठीक है। फिर 15,000, 2,000, 12,000, तो ये 5,82,170। अब 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का कुछ नहीं होगा, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 माइनस करने हैं, तो ये 52,000 इसमें से माइनस करना है जी। तो ये आएगा कितना आएगा? 5,30,170 रुपये, ये आंसर निकल के आएगा मेरे ख्याल से जी। 5,30,170 रुपये ये आंसर आएगा। कैसे 548 कैसे आ रहा है भाई? कुछ मैंने टोटल गलती कर दी क्या? कुछ मेरा टोटल गलत हो गया क्या? 3,37,500 प्लस में 96,000 प्लस में 18,000 प्लस में 12,000 प्लस में 25,200, 1,800, 720, 61,950, फिर 15,000 प्लस में 2,000 प्लस में 12,000, ठीक है, माइनस में 52,000। हाँ तो ये तो बन रहा है 5,30,170। सिंगल बच्चे का भी सही नहीं है, और अभी तुम पता नहीं कौन से होशोवास में घूम रहे हो, तुम्हारे पेपर अभी मई के अंदर है। मैं से बता रहा हूँ सर, अभी तुम पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया तुम कब सिंसियर होके क्वेश्चन करोगे। अकल टिकाने आ जाएगी अगर एक बार अटेम्प्ट नहीं निकला तो। सोचोगे इस टाइम को, मैं से बता रहा हूँ, इस टाइम को तुम याद करोगे जो टाइम तुम अभी वेस्ट कर रहे हो। और फिर मैं ना हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा। और अभी तुम्हारे पास टाइम है और उस तुम टाइम को यूज नहीं कर पा रहे, अभी तुम्हारे वो ड्रीम चल रहे हैं, अभी सपने चल रहे हैं अभी।
तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा सिंसियर होकर अगर अगर पास होना है, अगर पास होना है तो भाई तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमें पास होना है, हमें निकालने हैं, तो फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। प्रोविजन से कुछ नहीं होगा, जितने मर्जी रट्टे मार लो, जब तक हाथ के नीचे से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे ना कोई फायदा नहीं शुरू करने का। हाथ के नीचे से क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन तुमने नहीं किया, ये मैंने तुम्हें कराया है, कहीं तुम्हें गलत फहमी में मत पल जाना कि ये तुमने खुद कर देना। ये मेरे करते करते तुम्हें याद आ रहा है तो ये मेरा करना हुआ है, तुम्हारा करना नहीं। तुम्हारा करना कब हुआ? मैंने तुम्हें 10 मिनट दिए क्वेश्चन करने को, अब 10 मिनट में तुम्हारा कितना सही है वहां तक तुम्हारा करना हुआ बस, उसके बाद कोई तुम्हारा करना नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। टेस्ट के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है जी, डन। लॉक कर दो इसको जी, क्या इसको लॉक कर सकता हूं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने घर से होमवर्क करके आना है जी। ये वाला एक तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपने घर से होमवर्क करके आना है, जो ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने दिया है जी, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क करके आना है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट सारे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। टेस्ट कहाँ पे हुआ है? टेस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाले थे, तो वहां पर टेस्ट पेपर था, ठीक है। चलो लॉक कर दो इसको। अब सुनो ध्यान से, अब पीएफ का ना सारा तो नहीं करा रहा, पीएफ का बस एक पीएफ करा रहा हूँ, एसपीएफ का। देन फिर कल वाली क्लास में पीएफ कंप्लीट करके कलम परक्यूजिट्स अपने स्टार्ट कर देंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, होमवर्क जरूर करके आना जी, होमवर्क जरूर करके आना। अब सुनो ध्यान से, पीएफ के अंदर ना, पीएफ के अंदर 2 पीएफ मेनली आते हैं। कौन कौन से पीएफ आते हैं? अच्छा उसको वो दिखाना है क्या आंसर? ये लो जी, एक बार इसका आंसर देख लो सारे बच्चे। ये आपका बेसिक सैलरी निकली हुई है जी, ठीक है जी। ये आपका निकला हुआ है। सर टेस्ट में सब बन गए बट क्वेश्चन 1 का वो ऐसा था ना कि H8 हैट में कितना पैसा आएगा? हैट में मतलब हाथ में कितना पैसा आएगा? हाँ, बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा होगा जी? ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब पीएफ के अंदर मैंने क्या बोला कि पीएफ में ना आपके मेनली 2 पीएफ निकल के आते हैं, एक तो पीपीएफ आता है और एक आपका आता है ईपीएफ। अब पीपीएफ तो मैंने कहा था वो डिडक्शन का पार्ट होता है, पीपीएफ की तो हमें 80C में डिडक्शन मिलती है। ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ के आपके 3 केस यहाँ पे निकल के आते हैं, एक तो आता है एसपीएफ, एक आता है आरपीएफ और एक आता है यूआरपीएफ। अब मैंने कहा था ये तीनों पीएफ में ना, तीनों पीएफ में 5 क्वेश्चन है, तीनों पीएफ में 5 क्वेश्चन है, तीनों पीएफ के अंदर 5 क्वेश्चन है। अब तीनों पीएफ में 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है कि भैया अच्छा पीएफ में होता क्या है? पीएफ में क्या होता है, यहाँ पे एक पीएफ फंड क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर यहाँ से पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम आती है, फिर हर साल ये काम होता है और फिर पैसा मिलता है मैच्योरिटी पर। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, हेलो, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर दोनों का पैसा यहाँ पर इकट्ठा होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से इनकम आएगी, हर साल ये काम चलेगा, फिर पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। ये 4 क्वेश्चन मेनली ये 4 चीजें हैं, बट क्वेश्चन 5 है। 5 क्वेश्चन कौन कौन से? कोई मेरे को याद करवाएगा? रेगुलर बैच वाला बच्चा है, किसी को याद करवाएगा 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन यह था कि जो एम्प्लॉय ने अपने पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? याद करो, मैंने ऐसे आपको ऐसे करवाया था, क्या होगा? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? दूसरा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? फिर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? फिर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? और फिर ये सब कुछ करने के बाद जो लमसम पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा, उस रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? ये 5 क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा?
दोनों के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, और जो पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा लमसम मिलेगा उस लमसम पैसे का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले आज हम बस डिस्कस करेंगे एसपीएफ, जो बिल्कुल सिंपल है। एसपीएफ वाले केस के अंदर याद है कि मैंने क्या कहा था कि अगर एम्प्लॉय ने एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो गवर्नमेंट कहती है उसका कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल बट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मतलब क्या है कि जब वो कंट्रीब्यूशन करेगा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी है 4 लाख, उसने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन कर दिया तो सैलरी हम 4 लाख ही मानेंगे, 3 लाख नहीं मानेंगे। मतलब 1 लाख रुपए ऑब्वियस बात है, 4 में से 1 गए, 3 लाख बचे, बट 3 लाख में 1 लाख हम जोड़ेंगे, सैलरी 4 लाख मानेंगे टैक्सेबल। बट जब ग्रोस टोटल इनकम में से टोटल इनकम निकालेंगे तो 80C में 1.5 लाख रुपए तक की वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा, डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन कितना है। तो टैक्सेबल बट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट है। फिर दूसरा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं होगा एम्प्लॉय के हाथ में। फिर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। याद है 2 चीजें थी, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया 2.5 लाख तक तो सारा का सारा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है। और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है, जितना 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय को आएगा वो एम्प्लॉय के हाथ में हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिलेगा फुली एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है, ये बात ध्यान देना। और फिर जो पैसा लमसम मिलेगा रिटायरमेंट के बाद वो भी फुली एग्जम्प्ट होगा, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे सारांश के अंदर, एक बार चेक करो इन्होंने सारांश के अंदर किस तरह से डायग्राम बना रखा है। चेक करते हैं एसपीएफ, देखो क्या लिखा है, एसपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली एग्जम्प्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मतलब टैक्सेबल, देन डिडक्शन इंटरेस्ट फुली एग्जम्प्ट है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट। अब सर्टेन लिमिट कौन सी है, नीचे नोट दिया हुआ है और नोट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो नोट में ही लिखा है कि अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है तब कंट्रीब्यूशन पे आने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, अगर 2.5 लाख तक है तो कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे, बस ये बता दो। और ये 2.5 लाख की लिमिट 5 लाख हो जाएगी कब, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है फिर तो 2.5 लाख की लिमिट, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा फिर ये लिमिट 5 लाख रुपए की हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है उस पे आने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर हो गया उस पे आने वाला इंटरेस्ट मेरे हाथ में टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो एग्जम्प्ट है, उस पे आने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है, और रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा भी मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसे की टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। देखो जी अमाउंट अगर विड्रॉ कर रहे हैं रिटायरमेंट पर फुली एग्जम्प्ट है, कोई पैसा एसपीएफ वाले केस में टैक्सेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब आपने एक काम करना है, आरपीएफ यूआरपीएफ ये आपने एक बार घर से जो मैंने तुम्हें क्लास में नोट्स बनवाए थे इसमें से तो पढ़ना हो पढ़ लेना, पर जो मैंने क्लास में तुम्हें एक आई थिंक पीएफ वाला नोट्स दिखाया था, मेरे को जो याद आ रहा है पीएफ वाला एक मैंने एग्जॉस्टिव एक डायग्राम क्लास के अंदर बनवाया था, एक बार आपने वो पढ़ के आना है, और जितने भी परक्यूजिट हैं आपने पढ़ के आने हैं। फिर मेरा देखो मेरा काम क्या है, मेरा मेन मन ये करता है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन में टाइम लगाऊं, प्रोविजन तुम थोड़े से घर से पढ़ के आओगे ना तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। मेन हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें, ठीक है ना। तो आपने परक्यूजिट एक बार सारे घर से पढ़ के आने हैं, ये पीएफ अपने घर से पढ़ के आने हैं, कल की क्लास में ऐसा ना हो कि आप याद ही नहीं करके आ रही कुछ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कल एक तो होमवर्क वो करके आना है परक्यूजिट, और ये वाला अपने घर से पढ़ के आना है, ठीक है। कल वाली क्लास में परक्यूजिट कंप्लीट करेंगे और सैलरी के कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से बनते हैं और कैसे हमें सोल्व करने हैं। डन, चलो तो कल मिलेंगे शाम को 9 बजे सेम टाइम पर सेम जगह पर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।